So you got limited with the previous lecture. Next application of Gauss theorem is to find out the electric field due to two sheets of charges. Two sheets of charges. तो let us consider, जो मैं बोल रहा हूँ अपने as it is इसको लिखना है notes पे. Let us consider two sheets of charges placed parallel to each other, having charge densities sigma 1 and sigma 2. अभी हमने एक शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, which comes out to be sigma upon 2 epsilon naught. Now these are the two sheets placed parallel to each other. Now the arrangement of these two sheets divide the space in three regions: region 1, region 2 and region 3. तो हमको ये पता है कि ये शीट भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, ये शीट भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है. E1 and E2 are the electric field produced by these two charges. Then this will be away from these sheets. Similarly, in region 3, electric field will be also away from these two sheets. So magnitude on both the sides will remain same, but direction is different. But in this region, E1 is directing away, E2 is also directing away. So here resultant electric field will be E1 minus E2 in this region. Here it will be E1 plus E2 with negative sign. Here region 3 it will be E1 plus E2 with positive sign. So हमारा मेथड वही रहा इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने का कि अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे रखे हुए, बहुत सारी शीटें ऐसे रखी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन अलग अलग बन जाएंगे. तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड शीटों से इधर इधर को रहेगा, शीटों से इधर इधर रहेगा, उनका सम टोटल हो जाएगा लाइक दिस. तो फॉर फर्स्ट रीजन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू E1 plus E2 with negative sign. That is, E will be equal to sigma upon 2 epsilon naught plus sigma 2 upon 2 epsilon naught with negative sign, or electric field will be sigma 1 by 2 epsilon naught as common, sigma 1 plus sigma 2. For region 2, electric field will be equal to sigma 1 by epsilon naught, sigma 2 by epsilon naught, 1 by 2. And similarly for region 3, E equals to 1 by 2 epsilon naught as sigma 1 plus sigma 2. ये चार्ज डेंसिटी का मीनिंग है. चार्ज डेंसिटी है इज चार्ज अपॉन एरिया. अब एज्यूम करो अगर ये दोनों चार्ज नेगेटिव हो जाए तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को होगा, यहाँ से भी अंदर को होगा. अब इधर को इफेक्ट से रहा, यहाँ से इधर को मींस पॉजिटिव हो गया, इधर वाला नेगेटिव हो गया, बीच में इसका इधर को, इसका भी इधर को. देयरफॉर इस समय क्या हो जाएगा, अगर दोनों का नेगेटिव है तो इसका इधर, इसका उधर, सेम सिचुएशन. बट अगर इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव E1 बाहर को, E2 अंदर को, यहाँ पे E1 माइनस E2, यहाँ पे E1 माइनस E2, और यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव का उधर और नेगेटिव का भी उधर, तो उस समय बीच में पॉजिटिव हो जाएगा. ये फर्क पड़ता है डायरेक्शन का. तो डायरेक्शन पॉजिटिव साइन से अवे होगी और नेगेटिव साइन को उसकी तरफ होगी अगर कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, फाइंड आउट करने को आता है. एंड थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं. तो पहले हमने फाइंड आउट किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, जिसमें हमने Q को यूज किया. लैम्डा L सिमेट्री इसकी सिलेंड्रिकल थी, गॉसियन सर्किट सिलेंड्रिकल था यहाँ पर. उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज निकाला, जिसमें इधर को और इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एरिया 2 ही हो गया था. और यहाँ पे हमने यूज किया चार्ज की वैल्यू
सिग्मा इंटू एरिया। फिर हमने 2 शीट ऑफ चार्ज से निकाला, जिसमें 2 शीटें हो गई थी। एक में जब चार्ज सेम पॉजिटिव था तो इधर को डायरेक्शन, यहाँ से भी इधर को, और बीच में ये सब्ट्रैक्ट हो गया। नाउ देयर इज 2 more applications for electric field due to solid charge shell. अब हम एक शेल को कंसीडर करेंगे, तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड स्फीयर एंड शेल। शेल अंदर से खाली होती है और स्फीयर में अंदर भी चार्ज होगा। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। 4 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शेल फाइंड आउट करो, और शेल पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है तो ये शेल अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। इस शेल का रेडियस है स्मॉल r, और इसका एक अब ऐसे हमने इसका एक इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर दिया, जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। जैसे हमने लाइन चार्ज का लाइन की सिमेट्री सिलेंड्रिकल थी, तो इस शेल की सिमेट्री क्या है? स्फेरिकल है। तो इसके बाहर हमने एक स्फेरिकल शेल कंसीडर की, जिसमें लाई कर रहा है हमारा गॉसियन स्मॉल एरिया पोर्शन, स्मॉल एरिया एलिमेंट ds which is directing outward and E is also directing outward। ये बातें आपको समझनी है कि एक शेल हमारे पास था, उस शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। नजदीक ज्यादा होगा, जितना दूर जाएंगे उतना कम होगा। तो हमने उसके शेल के बाहर एक सिमेट्रिकल ये स्मॉल एक गॉसियन सरफेस एज्यूम किया। यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते थे, एंड सो ऑन। इसके बाहर करें जहाँ पे स्मॉल पोर्शन ds है, तो गॉस बॉस अप्लाई करेंगे तो फिर से वही बात E डॉट ds हो गया, विच इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सब में कॉमन बात है। उसके बाद कहाँ फर्क पड़ा? E ds cos थीटा है, ds 0 है, तो ये बना E ऑफ ds, और E ऑफ ds का सब टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर से ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट E times of ds is Q upon epsilon naught। Here again ये जो रीजन है r डिस्टेंस पे, इसको हमने कैपिटल R अज्यूम किया, तो यहाँ से वैल्यू बनी E of 4 pi r square equals to Q upon epsilon naught। अब हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे एक r ये है, एक r यहाँ पर है, ये भी स्फेरिकल है, और इसका जो बाहर का इमेजिनरी शेल है, जो गॉसियन सरफेस है, वो भी स्फेरिकल है। तो हम ds वाले में कौन सा रेडियस यूज करेंगे? जिस सरफेस पे हमने ds कंसीडर किया, हम उसको अगर हम इसको लेंगे तो ds यहाँ पे होना चाहिए। तो ds जितने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने एरिया पे हमने रखा है, जिस बड़े एरिया पे ds लाई कर रहा है, उसका टोटल एरिया उसका इंटीग्रेशन बनेगा। तो देयरफॉर इट इज E ऑफ 4 पाई r स्क्वायर, एंड चार्ज शेल पे स्फेरिकल शेल हमने मेंशन किया है, तो स्फेरिकल शेल का चार्ज क्या होगा? सिग्मा इंटू एरिया। ये वहां पे स्मॉल r आ गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक 4 पाई r स्क्वायर स्मॉल r के साथ है, एक 4 पाई r कैपिटल R के साथ है। तो ये हमें गॉस लॉ में हमेशा ds और q की वैल्यू पुट करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहे हैं, उनके लिए खास बात है कि ds सरफेस एरिया होगा जैसी शेप हमने कंसीडर की है। शीट होती तो a लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये स्फेरिकल शेल है तो 4 पाई r स्क्वायर, बट r फिर से 2 है। जिस सरफेस पे हमने ds कंसीडर किया, उसका रेडियस ds में आएगा। जहाँ पे एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, वहां से हम निकालेंगे चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया। तो निकालना हमको चार्ज होगा, तो Q इज सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। therefore we have E of 4 pi r square equals to sigma of 4 pi r square upon epsilon naught। 4 pi cancel हुआ, and E comes out to be sigma r square upon epsilon naught r square। Here we can find out the variation। ये ds यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। तो this r is varying but this r is fixed। इसके रिस्पेक्ट में इसका रेडियस नहीं बढ़ सकता। जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है शेल पे, उसका रेडियस उतना ही रहेगा, बट दिस r is changing outward, increasing outward, therefore
outside the shell is inversely proportional to r square. You can plot the variation again. तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, ऐसा वेरिएशन मिलेगा. अप टू r इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, फिर मैक्सिमम हो गया और फिर बाहर को डिक्रीज करेगा. इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. इसका मतलब हुआ इनसाइड द शेल चार्ज इज 0. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो हम बना रहे होते हैं वो इस कंसेप्ट पे बेस्ड है. अगर हम अपने बाहर कंडक्टिंग स्फीयर लगा दें तो उसके अंदर चार्ज नहीं आएगा, तो अंदर चार्ज 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0. तो ये एप्लीकेशन 3 पॉइंट फॉर्म में एग्जाम में अपीयर होती है कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड चार्ज शेल बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ. आउटसाइड द शेल, इनसाइड द शेल, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल. तो आउटसाइड द शेल हमने निकाला, दिस इज आउटसाइड द शेल. ऑन द सरफेस ऑफ शेल, ऑन द सरफेस ऑफ शेल कैपिटल R एंड स्मॉल r इक्वल हो जाएगा. therefore E on the surface will be sigma upon epsilon naught. कांस्टेंट हो गया, ये मैक्सिमम होगा. सरफेस पे जब हम बात करेंगे, सरफेस का मतलब ये r यहाँ पे आ गया, तो स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल हो गया. स्मॉल r कैपिटल R कैंसिल हो गया. तो फर्स्ट केस आउटसाइड द स्फीयर, सेकंड केस ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, थर्ड केस इनसाइड द स्फीयर. तो थर्ड केस इज inside the sphere means E inside Q is 0. So Q0 means electric field is also 0. So this is most important application for the examination point of view. तो ये हमने कर लेना है. इसको पहले नोट्स में बनाएंगे. एक स्फेरिकल शेल जिसमें चार्ज Q अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, वो कंसीडर करेंगे. उसके बाहर एक गॉसियन सरफेस इज द सरफेस एवरी पॉइंट ऑफ विच द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम. तो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने उसका कंसीडर किया. ऑन गॉसियन सरफेस देयर इज लाइंग अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ds at the distance capital R, because इसका कैपिटल R डिस्टेंस है. तो वो गॉस लॉ जब हम यूज करते हैं तो हम लिखते हैं E of ds is Q by epsilon naught. बेसिकली हमने Q और ds की वैल्यू पुट करनी है. वैल्यू पुट करनी है हमको इंटीग्रेशन ds और Q की. ds जैसा सरफेस है उसकी वैल्यू Q चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ, चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो डिपेंड करेगा कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. तो हमने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के 3 केस हो गए, 2 केस हो गए, एक शीट का और एक शेल का. तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड चार्ज स्फीयर है, अब स्फीयर है. तो ध्यान रहे कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन द शेल एंड स्फीयर. शेल खाली है अंदर से तो चार्ज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0. उसके बाहर गॉसियन सरफेस आएगा. सिमिलरली अगर हम इसको सरफेस, ये टोटल स्फीयर हो गया और इसमें फर्क पड़ा, सारे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया. अब गॉसियन सरफेस हम इसके अंदर भी मान सकते हैं शेल को. तो ये सिचुएशन बनेगी. इस समय ये r इज लेस देन ये स्मॉल r. तो आउटसाइड द शेल हम कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे ds पोर्शन. आउटसाइड द शेल हम सबसे पहले निकालेंगे. तो आउटसाइड द शेल इसका एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करेंगे जहां से फिर से ds इज डायरेक्टिंग आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो आउटवर्ड. तो हम इसकी सिचुएशन जो कंसीडर करेंगे वो क्या होगी? कंसीडर अ सॉलिड चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r in which on which the q amount of charge is uniformly distributed. इस पे पूरे पे q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है. तो फिर अगर q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो q की वैल्यू क्या होगी? रो इनटू v. ये हम पहले डिफाइन कर चुके हैं. रो इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम, therefore q is रो इनटू v. ये हम यूज करेंगे. दूसरा ds. अब ds यहाँ पर है, फिर से वही 4 पाई r स्क्वायर बनेगा. बार-बार हम वही बात कर रहे हैं. फ्लक्स इज closed integration of e dot ds, which is closed integration of ds cos theta, which is also equal to q upon epsilon naught. Therefore e of 4 pi r square फिर से ये सेम है शेल के लिए और स्फीयर के लिए, क्योंकि
शेल के बाहर भी इमेजिनरी सरफेस स्फेरिकल होगा और स्फीयर के बाहर भी इमेजिनरी सरफेस स्फेरिकल होगा। Therefore, EDS cos theta q s naught over p by 4 pi r square equals to q upon epsilon naught और q की वैल्यू पुट करेंगे। अभी मैंने लिखा रो टाइम्स ऑफ 4 by 3 pi r cube। Therefore, we have E equals to 4 by 3 pi r cube into rho divided by 3 epsilon naught into 4 pi small r square। तो here it is capital R square, फिर से वो गॉसियन सरफेस का रेडियस, ऊपर ये 4 pi कैंसिल हो गया and electric field outside the sphere is 4 rho r cube upon 3 epsilon naught r square। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू अ सॉलिड चार्ज स्फीयर आउटसाइड द सॉलिड चार्ज स्फीयर। तो ये सब में मेथड कॉमन है। वी आर स्टडिंग द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, बार-बार बोल रहा हूं। तो गॉस लॉ एक लॉ है जो हमको ड्यू टू कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए मदद करता है। तो हम यूज करते हैं उसमें E dot ds q upon epsilon naught। E and ds is our objective, we have to find out the electric field। तो हमको ds हमने कैसे सरफेस पे, कैसे टोटल सरफेस पे स्मॉल सरफेस कंसीडर किया, उसका एरिया होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा। हमारे पास लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा या स्फीयर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वहां से हम q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दोनों को पुट करेंगे। तो दिस इज केस आउटसाइड द शेल। फिर से यहाँ पे आउटसाइड के रिस्पेक्ट में रेडियस, ये रेडियस फिक्स हो गया, वहां तक तो r फिक्स हो गया, वहां से ये डिस्टेंस बढ़ रहा है क्योंकि ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी डिक्रीजिंग होगा, चार्ज से इधर को फिर डिक्रीजिंग होगा। अगेन आउटसाइड द अंदर तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा अंदर। और यहाँ से आउटसाइड द शेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो आउटसाइड तो यूनिफॉर्म हो गया। अगर r 0 हो जाए, सरफेस पे अगर हम कंसीडर करें ऑन द सरफेस r इक्वल्स टू r हो गया, तो इट इज क्लियर फ्रॉम हियर E is proportional to r। अगर हम r और r को इक्वल करें तो इधर r क्यू एक r बच जाएगा, ये कांस्टेंट है तो इज प्रोपोर्शनल टू r ऑन द सरफेस। एंड देन सेंटर पे r 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एट द सेंटर। देन वी कैन नॉट इट्स वेरिएशन लाइक दिस, E and r का वेरिएशन सेंटर पे 0, देन कांस्टेंट मैक्सिमम ऑन द सरफेस, देन आउटसाइड द सरफेस इट इज आल्सो डिक्रीजिंग। तो E is inversely proportional to r square outside the shell and E is proportional to r inside the shell। तो inside the shell ये रेडियस के प्रोपोर्शनल है स्फीयर के रेडियस के। आउटसाइड कितने डिस्टेंस पे हम फील्ड निकाल रहे हैं, तो जितना दूर जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, जितना नजदीक रहेंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ये वेरिएशन हमको बताता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हमने लाइन चार्ज से भी देखा, ऐसा ग्राफ था, फिर हमने सॉलिड चार्ज कर से देखा। तो सॉलिड में तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, तो ऐसी सिचुएशन हमको मिलेगी। आउटसाइड द शेल वो डिक्रीज करेगा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा सॉलिड चार्ज शेल के केस में। तो शेल पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस पे मैक्सिमम, आउटसाइड डिक्रीजिंग। तो गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा चैप्टर ये खत्म हुआ बिल्कुल अच्छी तरह से। हमने पहले चार्ज से शुरू किया, चार्ज के बाद कूलम्स लॉ आया, कूलम्स लॉ के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आया, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल आया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डाइपोल का निकाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पॉइंट चार्ज का निकाला, फिर दो चार्ज का निकाला जिसको इक्वल अपोजिट करके हमने किया, जो कि डाइपोल का कंसेप्ट बना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सिंगल चार्ज इज q by 4 pi epsilon naught r square। अगर बहुत सारे चार्ज कहीं पे होंगे तो पॉजिटिव से डायरेक्शन आउटवर्ड देंगे, नेगेटिव से इनवर्ड। तो वेक्टर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मींस टोटल एडिशन होगा, बट वेक्टर एडिशन होगा। उसके बाद हमने डाइपोल से निकाला, तो डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डाइपोल से एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर हमने कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला जिसमें इंटीग्रेशन का यूज होगा। तो कहीं पे हम एडिशन करते हैं तो लार्ज स्केल एडिशन बिकम्स इंटीग्रेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इसके बाहर प्रोड्यूस हो रहा है तो हम इसमें इमेजिनरी सरफेसेस इसके कंसीडर करेंगे, उसके स्मॉल पोर्शन कंसीडर करेंगे। स्मॉल पोर्शन जिस
जिस तरह के शेप में कंसिडर किए उसका सरफेस एरिया उसका इंटीग्रेशन बनेगा जो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच 4 पाई आर स्क्वायर हो सकता है 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होगा। जब वॉल्यूम स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो गॉस लॉ हमने पढ़ा। गॉस लॉ हमको फ्लक्स बताता है विच इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। ds का इंटीग्रेशन है यहाँ पर, तो अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अदरवाइज इसका भी हो सकता है अगर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग निकालेंगे। एक स्पेशल टॉपिक में लेंगे संडे को। पहले इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्लक्स को निकालना एंड देन वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्लक्स को निकालना, देन गॉस लॉ का एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड sheet of charge, electric field due to two sheet of charge, electric field due to solid charge shell, electric field due to solid charge sphere. This completes your chapter number 3 of the unit 1. Now we will start in the next topic with few numericals. वो concept based होते हैं, फिर आपको उससे ज्यादा काम करना होता है। बार बार बोल रहा हूँ, लेक्चर को बहुत ध्यान से स्टडी करो, एक बार 2 बार 3 बार, इनफ टाइम। अभी घर में बैठे हैं सब लोग, बार बार इसको पढ़ो और तब ये अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक विद अस इज पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम अगले बार लेंगे। तो वर्क डन की फॉर्म में ग्रेविटेशन पोटेंशियल हमने इवैल्यूएट किया था पिछले बार। तो पोटेंशियल जब भी हम फिजिक्स में बात कर रहे होते हैं तो इन टर्म्स ऑफ वर्क डन होता है। तो यहाँ पर हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे। जैसे बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जब चार्ज जाता है तो उसमें जितना वर्क डन होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और अगर हम इनफिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं तो वो पोटेंशियल बनता है। तो यहाँ पर भी अगर चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से ले आएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा। 2 पॉइंट के बीच में मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। ये हमारे पास जो वाला है 230 वोल्ट ये वोल्टेज है, which is amount of work done in carrying the charge from between the 2 points from one point to another point. तो ये बात ध्यान रहे कि we will evaluate the electric potential in terms of work done. तो ये फॉर्मूला बनेगा पोटेंशियल का, work done upon charge. So that work done will be potential into charge. तो पोटेंशियल इनटू चार्ज इज वर्क डन। तो यहाँ से क्लियर है कि आप स्मॉल वर्क डन निकालेंगे और स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे। तो इस बात पर आपको ध्यान रहना चाहिए कि फिजिक्स में हम एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसी से बनता है। पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन पहले स्मॉल पोर्शन में निकालते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन टोटल में बन जाता है। तो पोटेंशियल आपको थोड़ा सा पढ़ना है, तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है एक लेक्चर का। कैपेसिटेंस तो हम कोशिश करेंगे कि ये जल्दी खत्म हो जाए। बड़ा चैप्टर है, बड़ा यूनिट है, ज्यादा मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि चार्ज से ही शुरू हुआ है और चार्ज पूरा का पूरा ऑप्टिक्स को छोड़ के प्लस का सारा फिजिक्स कवर करता है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो गो थ्रू द लेक्चर्स टाइम एंड अगेन, तो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू।